ओके। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया कि आयरन प्रिपरेशन, आयरन को प्रिपरेशन में पैरेंटल प्रिपरेशन किस फॉर्म में देते हैं, आयरन डेक्सट्रॉन के रूप में 50 mg पर ml आयरन सॉर्बिटाल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स का, आयरन और सिट्रिक एसिड के कॉम्प्लेक्स के साथ, एंड देन सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट विद कॉम्प्लेक्स विद सुक्रोज। ये तीनों प्रिपरेशंस को हम कंबाइन करके पेरेंटल फॉर्म में देते हैं। पेरेंटल्स आयरन में इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू, इंट्रामसल्स के थ्रू, डीप ग्लूटिकुलर रीजन्स डेली और अल्टरनेट डेज में 5 ml दे सकते हैं, 5 ml साइड ऑन द डे। एंड आयरन सॉर्बिटल जो इंजेक्शन होगा आयरन और सॉर्बिटल के साथ 1.5 to 2 ml पर डे, मतलब 1.5 से 2 ml पर डे दे सकते हैं। आयरन आईवी रूट के इंट्रावेनस रूट में आयरन डेक्सट्रॉन, ध्यान रखना आयरन डेक्सट्रॉन को आईवी रूट्स में देना। 0.5 ml टेस्ट फॉर डोज 5 to 10 मिनट्स एंड 2 ml फॉर 10 मिनट्स भी। अब ऐसे में तुरंत डाल देना, थोड़ी थोड़ी सी ध्यान से धीरे धीरे से इसको इंजेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट टर्मिनेट्स गिडनेस है ना, पैरेथेसिया, चेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसेंशियल, ये हमारी कुछ बुक्स का स्टैंडर्ड बुक है केडी त्रिपाठी 6th एडिशन से, उसकी कुछ ये डोजिंग था जिसको हमने लिया है। आगे यूजेस क्या रहेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, क्रोनिक ब्लड लॉस, जीआईटी अल्सर एंड हुक बॉल, ठीक है। समझ रहे हैं, आयरन डिफिशियंसी मतलब ये किसके लिए यूजफुल होगा, अगर हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो गई है, डिफिशियंसी हो गई है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गया, न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है, क्रोनिक ब्लड लॉस मतलब लंबे समय से ब्लड का लॉस हो रहा है बॉडी के अंदर से, जीआईटी तो लॉस होगा, तो जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अल्सर हो सकता है, एंड हुक बर्न हो सकता है। हुक बर्न मतलब होता है जैसे पेट में कीड़े बड़े आते हैं, उसके कारण भी कभी कभी स्टूल में ब्लडिंग आने लगती है। तो ये ओरल प्रिपरेशन में हमने टारगेट में बता दिया कितना होगा। ओरल प्रिपरेशन में थेरेपी चलती है, ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन खा लिया, टारगेट है 0.5 to 1 ग्राम डेली पर वीक, एंड 1 to 3 months थेरेपी प्लस 2 से 3 मंथ आफ्टरवर्ड्स, दोनों चीजें ये थेरेपी चलती है, ठीक है। एक प्रो, उसके बाद प्रोफाइलेसिस में, ठीक है, सेलिंग ऑन आयरन एब्जॉर्प्शन 3 mg पर डे के हिसाब से, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी टू बी टेकन केयर विल द एडवांस, मेगाप्लोस्टिक एनीमिया के लिए एस्टिजेंट एंड फेरिक्लोराइड, ये आपकी प्रोलेसिस इतना है आपको, है ना। ये सिर्फ याद करना है, इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, ये समझने के हिसाब से है, आपको सिंपल लिखना है कि आयरन डिफिशियंसी में यूज होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में, क्रोनिक ब्लड लॉस में, जीआईटी अल्सर में, हुक बर्न में। थेरेपी नहीं आएगा कि आपको कितना डोज देना है, कितने लॉन्गे टाइम तक इसको यूज करना है, ये कोलॉजी का पार्ट है, फार्माकोलॉजिकल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आयरन की पॉइजनिंग भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आयरन की कुछ पॉइजनिंग हो सकती है, तो जब आयरन की पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या केस होगा उसके, ठीक है। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन के लिए 10 to 20 टेबलेट्स, अगर छोटे बच्चों के लिए। सिम्पटम्स क्या होगा, अगर छोटे बच्चों में आयरन की एक्यूट पॉइजनिंग मतलब हो गई है, पॉइजनिंग हो गई है ना, नुकसान कर दिया, तो वोमिटिंग होगा, अब्डोमेन पेन होगा, हिमेटोमेसिस होगा, डायरिया, लेथर्जी, साइनोसिस, डिहाइड्रेशन, स्क्रोसिस, ये डिफरेंट डिफरेंट सिम्पटम्स हैं, होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर इन्फेंट्स में या चिल्ड्रन में आयरन की डिफिशियंसी हो गई, ओ सॉरी पॉइजनिंग हो गई है, ज़्यादा हो गया है, या बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, इस तरह से सिम्पटम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करेंगे, फर्दर एब्जॉर्प्शन, इंड्यूस वोमिटिंग, गैस्ट्रिक जो लीवेज होता है, गैस्ट्रिक लीवेज है माउथ के दूसरे से, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करेंगे, या आयरन इनसोल्यूबल साल्ट जैसे एग ओल या मिल्क, मतलब अगर आयरन की पॉइजनिंग हो गई है तो मिल्क को ओरली दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। एग ओल अंडे का एग ओल का देना चाहिए, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट करना चाहिए, जो ऐसे सब्सटेंस जो आयरन के इनसोल्यूबल हो सके, ये देना चाहिए। ये सिंपल मतलब ये पहले उपचार ही ऐसा करना है। साथ साथ उसके बाद इसके एंटीडोट्स देना, जैसे साइनाइड की पॉइजनिंग की बात कर रहे थे हम, साइनाइड में सोडियम नाइट्राइड, सोडियम थाइसल्फेट देते हैं, ठीक है। अगर स्नेक बाइट हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाती है स्नेक की, तो उसमें हम वेनम्स देते हैं। उसी प्रकार अगर आयरन की पॉइजनिंग हो जाती है, उसके केस में हम ये चीज़ें यूज करते हैं। फिर एंटीडोट्स यूज करेंगे, एंटीडोट्स में डेक्स
ये कहता है डेस्फेरोक्सामाइन का यूज करते हैं। ये आयरन की पॉइजनिंग होगा, जैसे इसको देंगे तो पॉइजनिंग को कम कर देगा। कितना डोज है? 0.5 टू 100 ग्राम इंट्रामस्कुलर। रिपीट देंगे, उसके बाद उसको रिपीट कर देंगे 4 से 12, मतलब 4 टू 12 आवर के घंटे के अंदर फिर से रिपीट करेंगे। और उस बार क्या करेंगे, थोड़ा 10 टू 15 mg पर केजी के हिसाब से डोज को बढ़ा देंगे। ठीक है, टिल सीरम लेवल फॉल एडीपी, कैल्शियम एडीटीए भी देते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, सपोर्टिव फ्लूइड्स, साथ साथ उस फ्रूट्स देंगे, एसिडोसिस देंगे, और कुछ और भी फूड्स में मतलब और भी डायजीपाम देते हैं, है ना, एसिडोसिस एंड डायजीपाम के टेबलेट होता है, इसको भी देते हैं। तो आपको यहाँ सिंपल हमने बताया, ये आता नहीं, लेकिन अब जब आप आयरन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद रखने कि अगर इन्फेंट्स और चिल्ड्रेन में आयरन की पॉइजनिंग हो गई है और ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए हम पहले, हमने पिछली बार क्लास में बताया था कि वोमिटिंग इंड्यूस करें, जो पॉइजनिंग हो रही है वो बाहर आ जाए माउथ के थ्रू। अगर नहीं आ पा रही है या तो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो फिर क्या देंगे, एंटीडोट्स देंगे। तो सबसे पहले क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, दूध पिला देंगे तो जो भी अंदर पॉइजनिंग मटेरियल वो बाहर आ जाएगा, एक और दे देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। लेकिन उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो एंटीडोट में डेक्सप्रोक्सामिन देंगे, और भी अदर ऐसे सॉल्ट है, फ्रूट इलेक्ट्रोलाइट्स, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, जो क्या करेगा, उसको कम करेगा। विटामिन बी 12, उसके अंदर दूसरा मेजर सोर्स क्या था हमारा, विटामिन बी 12 था। विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, नॉर्मल फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, रेड ब्लड्स के लिए, हेल्थ एंड नर्व टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, जो नर्वस सिस्टम की टिश्यू है उनको रिपेयर और उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन बी 12 बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, रेड प्लस के और रेड ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो जाएगी तो भी एनीमिया होगा, परमानेंट नर्व ब्रेन डैमेज हो सकता, मतलब विटामिन 12 कितना रिस्पॉन्सिबल है आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन क्या क्या यूज करते हैं, है ना, मतलब कि विटामिन बी 12 को मेंटेन करने के लिए, उसकी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए, तो साइनोकोबालामीन, हाइड्रोक्सीकोबालामीन और मिथाइलकोबालामीन, ये तीनों विटामिन हैं जो बहुत ही जरूरी है विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये हम देते हैं। विटामिन बी 12 में जैसे बी कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं इंट्रोडक्शन, कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड में साइनोकोबालामिन, हाइड्रोक्सोक्लोबामिन, ये फिजिकल है जो सिंथेसाइज हो रहा है, इतना हमारे पार्ट्स में नहीं है, फिर भी सोर्स में लीवर, किडनी, सी फिश, एक ओल, है ना, स्टोमेट, है ना, सीरियस। डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, 1 to 3 mg प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, जो मतलब प्रेगनेंसी लेडर हैं या तो लैक्टेशन जो दूध बच्चों को पिलाती हैं उनके लिए जरूरी है इतना मेन। ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है, लिंक टू फोलिक एसिड, मेटाबॉलिज्म, मेगाब्लास्टिक एनीमिया के लिए, है ना, इंडिस्टिंग्विशबल टू एक्टिव फॉर्म होता है, डॉक्सी एडनोसिल कोबालामिन, इसको बोलते हैं DAB12, एंड मिथाइल कोबालामिन, मिथाइल बी 12 एंड विटामिन बी नीडेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ हीमोसाइटोसिन से मेथोनिन में कन्वर्जन होता है, मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो मेथोनिन, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और एमिनो एसिड हमारे बॉडी में होते हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी मोइटीज होती है जिसको मेथोनिन्स की होती है। ठीक है, इसके अंदर मिथाइल ग्रुप होता है, डोनर होता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्ड होता है। मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक, क्योंकि जब भी हमारा मटेरियल होता है उसके अंदर दो प्रोसेस होती है, कैटाबोलिज्म होता है, एक एनाबोलिज्म। दोनों कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। तो यहाँ हम हीम और विटामिन बी 12 की बात करते हैं, दो एक्टिव फॉर्म्स होते हैं, एक डिऑक्सी एडनोसिल कोबालामिन्स एंड मिथाइल कोबालामिन, मिथाइल बी 12। विटामिन बी 12 नीडेड होता है, ये किसके लिए जरूरी होता है, कन्वर्जन करता है हीमोसाइटोसिन टू मेथोनिन में कन्वर्जन करने का काम करता है विटामिन बी 12। ये हमारे विटामिन बी 12 के मेजर सोर्सेज हैं, जहाँ जिसके थ्रू हमें विटामिन 12 मिलता है। ठीक है, कितने ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड्स हैं, कुछ है फिश हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स हैं। अपना इसकी कमी होती है तो जो प्रिपरेशन मार्केट में आता है विटामिन बी 12 के, ये अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रिपरेशन आते हैं जिसके थ्रू विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करते हैं, ये सारे प्रिपरेशन हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड येलो क्रिस्टलाइन वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ये भी फोलिक एसिड भी एक प्रकार का विटामिन है। ठीक है, जो कोएंजाइम है विटामिन
ग्लूकोज में, मेटाबॉलिज्म में होता है, यूज होता है प्रोटीन्स में, फॉर्मेशन करता है न्यूक्लिक एसिड एंड हीम फ्रॉम द हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्लड सेल्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फैक्टर्स हैं जो है। इसके लिए इंडिकेशन क्या होता है, क्रोनिक डिसीज में यूज होता है, रीनल डायलिसिस में, प्रेगनेंसी में, लीवर डिसीज में, मेगालोस्टिक में और फोलेट डिफिशियंसी में। ये आपका फोलिक एसिड्स के रूल्स हैं। फोलिक एसिड में वर्जन ऑफ विटामिन बी 12, फोलेट अक्सर फोलिक एसिड विटामिन B9 को ही, विटामिन विटामिन बी, ये फोलिक एसिड यूज करता है फोलिक डिफिशियंसी में, हेल्प इन अनबर्न बेबी ब्रेन्स। अनबर्न बेबी ब्रेन्स कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, उसके में यूज करता है। स्कल खोपड़ी बनाने के लिए जो अपनी रहती है, स्पाइनल कॉर्ड्स के लिए, डेवलपमेंट प्रॉपर्टी, अवॉइड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स कॉल्ड ये कहता है न्यूरोनल ट्यूब डिफेंस सच एज दैट स्पाइना फीबिडा, हेल्प रिड्यूस द साइड इफेक्ट इन द मेथोटॉक्सिट की साइड इफेक्ट को कम करता है। मेडिसिन यूज ट्रीट इन द आर्थराइटिस, क्रोनिक डिसीज एंड सिरोसिस में यूज होता है। फोलिक एसिड अवेलेबल इन द प्रिस्क्रिप्शन एंड कौन से इसमें टेबलेट्स, लिक्विड्स एंड सब इस फॉर्म में होता है। ये फोलिक एसिड के डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं जिसके फॉर्म में अवेलेबल होता है। मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में, ये डिफरेंट डिफरेंट फोलिक एसिड के। कल हम 2 एग्जाम्पल हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो आज के लिए हमारा इतना ये काफ़ी था, है ना।